बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना। और आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मेरी को होस्ट शहरबानो आवान कहाँ है, वो सेट पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप घबराएं नहीं। प्रोग्राम में आगे चल के शहरबानो आवान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन फिल वक्त मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रहा हूँ और वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को करते हैं कि आप जहाँ होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो जी, प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौसम की बात करते हैं। वैसे तो बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात मौसम की। तो मौसम में हम देख रहे हैं कि थोड़ी तब्दीली आ रही है और तब्दीली इस तरह से आ रही है कि बाकायदा तौर पर सर्दी का आगाज़ हो गया है और मौसम सरमा के आते ही जहाँ सर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है, वहीं बलूचिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है और सयाहों ने भी बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने मलका कौसार का हुस्न निखार दिया है, जबकि दीर और सवात के पहाड़ भी बर्फबारी से सहर अंगेज हो गए हैं। नारान का कान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है और झील सैफुल मलूक को भी बर्फ़ ने ढक लिया है। इसके साथ साथ हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी लेकर आए हैं, क्योंकि आई एम श्योर वीकेंड पे बड़ी तादाद है आवाम की जिन्होंने रुख किया होगा मरी या दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, जस्ट टू वॉच द स्नोफॉल और एंजॉय करने के लिए सारे मौसम को। तो इस दौरान जी जो ड्राइवर हजरात हैं वो ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि आप ना सिर्फ अपनी जान के ज़िम्मेदार होते हैं बल्कि गाड़ी में आपके साथ और बाकी सवारियाँ भी बैठी होती हैं, तो उनकी हिफाजत भी आपके ज़िम्मे होती है। तो ऐसे मौसम में जब वेदर है, जब बर्फ़बारी हो रही होती है, तो ऐसे में बहुत एहतियात से आप गाड़ी चलाएँ। और फिर धुंध भी पड़ रही है, मैदानी इलाकों में तो ज़्यादा धुंध पड़ रही है, तो ऐसे में फॉग लाइट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें। और पहाड़ों की सूरत हाल तो अपने आपके साथ शेयर की है। शहर लाहौर में भी आज सुबह सवेरे जब मैं दफ्तर आ रहा था तो अच्छी खासी धुंध थी सड़कों पर। और मैंने एक चीज़ ये नोटिस की और मैंने ये सोचा था कि जाके मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये शेयर करूंगा कि अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब ये धुंध पड़ना शुरू हुई है तब से हमारे जो दफातर या हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस जिस टाइम पे जाना होता है, जो भी हमने टाइम अपने लिए एक्सेट किया होता था कि हम इस टाइम पे घर से निकलेंगे, तो बस हम अगर उसे आधा घंटा या को 15-20 मिनट का मार्जिन पहले रख के निकले ना, तो मेरे ख्याल से हम लोग सेफली अपनी डेस्टिनेशंस पर पहुंच सकते हैं अगर हम फॉग में सेफली ड्राइव करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हम पूरे नेक टू नेक मार्जिन रख के निकलते हैं ना घर से और धुंध बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर जाहिर सी बात है ना, हम बल्कि खुद तो परेशान होते ही हैं, रोड के ऊपर हम बाकी जो लोग होते हैं उनको भी परेशान कर देते हैं, क्योंकि फिर ट्रैफिक की सिचुएशन आपके सामने होती है। तो इस सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए एक तो ड्यूरिंग फॉग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें और बड़े ही स्लोली एहतियात से आप गाड़ी चलाएं। और अगर आपने निकलना है अपने दफ्तर के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, तो आप आधा घंटा पहले या घंटा पहले जो है मार्जिन रख के अपने टाइम का घर से निकलें, ताकि आप आराम से ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो जी, सर्दी में इजाफा हो गया है और इसी हवाले से हमने जो ताज़ी अपडेट है वो आपके साथ शेयर की है। ताहाल बारिश के हवाले से तो कोई अपडेट अभी तक हम तक तो नहीं पहुंची है, एटलीस्ट महकमा मौसमियात ने ऐसी कोई शेयर नहीं की है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में तो बर्फ़बारी हो रही है, मैदानी इलाकों में धुंध पड़ रही है, खुश्क सर्दी है। ऐसी सर्दी में वबाई अमराज भी होते हैं ज़ाहिर है, और वो भी हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग बीमार हमें नज़र आते हैं। मुझे खुद 3-4 दिन से फ्लू हुआ हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसकी रेमेडीज़ कर रहा हूँ कि ये फ्लू जो है वो किसी तरह से रिकवर हो। तो आप लोग भी एहतियात करें, वो पहने, गर्म कपड़े पहने, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, कहवा पिएँ, ताकि जो फ्लू है उसको अवॉइड किया जा सके। और अपने जो इर्द गिर्द के आपके रिश्तेदार हैं, अपने अज़ीज़ो-कार में जब आपको अल्लाह ना करे अगर फ्लू हो जाए, तो उनसे थोड़ा-सा फ़ासला मेंटेन रखें, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि फ्लू कंटेजियस होता है और जब आप छींकते हैं, खाँसते हैं, तो वो फिर इस तरह फैल भी जाता है। बहरहाल ये तो थी जी वेदर एडवाइज़री, वेदर अपडेट। और अब हम बात करते हैं खेलों की। तो वैसे तो मौसम सर्द है ओवरऑल, लेकिन खेलों में भी कुछ मौसम सर्द ही लग रहा है, क्योंकि अभी हम पीएसएल की आपसे बात करते हैं, तो मुमकिना आम इंतखाबात के इनेकाद की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीज़न का जो शेड्यूल है वो अब तब्दील कर दिया गया है। और नए शेड्यूल के तहत अब पीएसएल 9 की जो इफ्तिताही तकरीब है वो 13 फरवरी को लाहौर, जबकि फाइनल 19 मार्च 2024 को कराची में खेला जाएगा। और इससे कबल पीएसएल 9 के जो आगाज़ की तारीख थी वो 8 फरवरी मुकर्रर की गई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब इंतखाबात की तारीख भी 8 फरवरी ही मुकर्रर की गई है, जिसके बायस अब इंतज़ामिया ने शेड्यूल जो है वो तब्दील कर दिया है। तो शेड्यूल तब्दील हुआ है, कुछ डिले नहीं हुआ है इसमें, तो आप लोग दिल थामे रखिए। और जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं, ऑब्वियसली वो पीएसएल का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद
पीएसएल का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी जानिब इंतखाबात होना भी लाज़मी है, वो होना भी ज़रूरी है। तो 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह, आप लोग से निकलेगा, वोट कास्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद जो है बाकायदा तौर पर पीएसएल 9 का आगाज़ हो जाएगा और फिर हम और आप घरों में बैठ के पीएसएल 9 को एंजॉय करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट के मैदान से कुछ अच्छी खबर नहीं है और आई एम श्योर कि वहाँ पर कुछ दिल दुखा है हमारे क्रिकेट फैंस का, और वो ये कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई है जी। वर्ल्ड कप के बाद कौमी क्रिकेट टीम की नाकामियों का सिलसिला ताल जारी है और पर्थ में होने वाले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 233 रन और 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। जवाब में पूरी टीम 89 रन बनाकर आउट हो गई और दूसरी इनिंग्स के आगाज पर ही ओपनर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक ने 10 रन स्कोर किए और पवेलियन चलते बने, जबकि बाबर आजम 14, सरफराज अहमद 4 और आगा सलमान और फहीम अशरफ 5-5, जबकि आमिर जमाल 4 और खुरम शहजाद 0 पर आउट हुए हैं। तो ये तो स्टेटिस्टिक्स हैं जी, ये हमारे उन प्लेयर्स के जो स्कोर्स हैं जो उन्होंने बनाए। लेकिन ऑब्वियसली हमारा भी दिल दुखा है कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल नहीं की और गालिबन 1995 के बाद से ये ख्वाब अभी तक अधूरा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच में कोई कामयाबी हासिल कर सके। और हमारी उम्मीदें अभी भी अपनी कौमी टीम के साथ हैं, क्योंकि मोहब्बत तो हम करते हैं, सपोर्ट हम करते रहेंगे कि जो अल्लाह उनको कामयाबी से नवाजे। और इसके बाद मेलबर्न में होगा गालिबन ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और उसके बाद फिर सिडनी। तो अभी पर्थ का ये मुकाबला तो पाकिस्तान हार गया है और अभी शान मसूद टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में पाकिस्तान कम बैक करे और जो हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो सही मानों में उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और वो इंजॉय कर सकें। तो जी ये थी ओवरऑल क्रिकेट से मुतल्लिक जो अपडेट है वो हमने शेयर की। और अब हम आपको दुनिया के जो सबसे खूबसूरत उड़ने वाले कीड़े हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। उड़ने वाले हशरात में पिकासो मोथ को दुनिया का खूबसूरत तरीन उड़ने वाला कीड़ा करार दिया गया है। वैसे हमने तो देखा है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नीचे ज़मीन पर रेंगते चलते फिरते ये हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये उड़ने वाला कीड़ा है और साइंसी नाम इसका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो है जी बोरिसा हायरोग्लिफिका। लेकिन इसकी जो खूबसूरत डिज़ाइन है उसकी वजह से इसका नाम तारीख के बड़े मुसव्विर गुजरे हैं पिकासो, जिनके नाम से इसको मंसूब किया गया है और इसका नाम फिर पिकासो मोथ रखा गया है। और इसका जिक्र पहली बार एक बरतानवी माहिर हशरात हैं जी फ्रेडरिक, उन्होंने 1882 में किया और ये मोथ जनूबी मशरक़ी एशिया और शिमाली हिंदुस्तान में पाया जाता है। ये अमूमी तौर पर रात को मुतहरिक होता है, जबकि इसकी खुराक मुख्तलिफ जो पौधे हैं और उन पौधों से निकलने वाला रस है वो इस कीड़े की खुराक होते हैं। और बड़ी खूबसूरत ये वैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे टीवी स्क्रीन पर इसके विजुअल्स भी शेयर किए जा रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई, तितली की तरह की इसकी जो है वो साख्त है, इसकी लुक है और बड़ा ही खूबसूरत ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने बैठ के तसल्ली से कुदरत ने ना रंग भरे। तो वाकई जी पिकासो के साथ सही मंसूब किया है जिसने भी किया इस कीड़े को, और बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये उड़ने वाला है। और जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें कुदरत पर यकीन और ज़्यादा हमारा जो है वो मजबूत हो जाता है कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें जो है वो तख्लीक की हैं, कैसे कैसे हशरात चरिंद परिंद बनाए। तो जी ये है जी उड़ने वाला परिंदा। आई एम श्योर कि आप लोगों की भी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। उड़ने वाला कीड़ा, सॉरी मैंने उड़ने वाला परिंदा बोल दिया, परिंदे तो वैसे उड़ते ही हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं और बात करते हैं नगमों को अमर करने वाले मौसीकार हैं रशीद अत्रे, जिनको मद्दाहों से जुदा हुए 56 साल बीत चुके हैं और वो 1919 में अमृतसर के फ़नी घराने में पैदा हुए। मौसीकी के असरार व रमूज़ अपने वालिद से उन्होंने सीखे, जो अपने दौर के मारूफ हारमोनियम नवाज थे। बाद में कलकत्ता जाकर मौसीकार आरसी बोराल के ये असिस्टेंट हुए और प्रॉपर मौसीकार के तौर पर इनकी पहली फिल्म मामता थी। 1942 में ये मूवी रिलीज़ हुई। फिर क़याम पाकिस्तान तक इन्होंने 8 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी और बतौर मौसीकार उनकी पाकिस्तानी जो पहली फिल्म वो बेली 1950 में रिलीज़ हुई है। बड़े शानदार गाने इन्होंने तख्लीक किए हैं। तो जी ये आपने शानदार गीत सुने, यकीनन मुझ समेत कई लोगों की यादें भी ताज़ा हुई होंगी। वैसे मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन यादें मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि किसी ना किसी गाने के साथ कोई अच्छी याद ताज़ा रहती है और हम लोग अमूमी तौर पर गाने सुनते रहते हैं।
तो बड़े ही शानदार रशीद अत्रे की कंपोजिशन, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। बहरहाल जी, अब आगे बात करते हैं प्रोग्राम में बढ़ते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की, जिनकी कीमतों में होने वाली कमी जो है उससे फ़ायदा तो पहुंचा है। गुज़िश्ता 3 माह में फ़ी लीटर जो पेट्रोल है वो 64 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत की जब हम बात करते हैं तो वो 52 रुपए और 99 पैसे की कमी उसमें हुई है। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 16 सितंबर 2023 को 331 रुपए 38 पैसे थी। अब फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कम होकर 267 रुपए 34 पैसे पर आ चुकी है, जबकि फ़ी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 16 सितंबर को 329 रुपए 18 पैसे थी और फ़ी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत कम होकर अब 276 रुपए 19 पैसे पर आ गई है। तो पेट्रोलियम मसनूआत के इस रिलीफ के बावजूद जो महंगाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर महंगाई में कमी के लिए इकदामात करे। अच्छा, फ़ायदा सिर्फ इस सेंस में हुआ है कि हमें जो पेट्रोल है वो एज़ कम्पेयर टू जो हमने पिछली प्राइसेस बताई सितंबर की, उसके मुनासिबत से अगर हम बात करें, पेट्रोल यकीनन सस्ता मिल रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि महंगाई की जो कमी है उसके असरात निचली सतह तक पहुँचना, कि आवाम को सही मानों में रिलीफ मिलना, वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें, जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं वो वैसी की वैसी ही है, वो जूं की तूं ही है। तो हमारी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से भी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी होती है, साथ ही साथ वो तमाम चीज़ें कि जिनको नॉर्मल लाइफ में भी तमाम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, तमाम अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उन्हें भी कम किया जाए, ताकि लोगों को ज़िंदगी में सही मानों में रिलीफ मिले। तो ये थी जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस जो असरात अवाम पर हो रहे हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं, अहम टॉपिक है फ़लस्तीन का। तो गज़ा में सहूनी फ़ौज की जानब से फ़लस्तीनियों के कत्ल व गारत का सिलसिला ताहाल जारी है। इसराइली तैयारों ने जबालिया, खान यूनिस और रफ़ा समेत मुतअद्दिद इलाकों में रिहायशी इमारतों, चर्चेज़, स्कूल्स और हस्पतालों पर बम बरसाए, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद बढ़कर 19,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 50,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। सहूनी फ़ौज ने जो यरगमाली है उनकी हलाकत के बाद अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने घुटने टेक दिए हैं और हमास से मुज़ाकरात का उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इसराइल, कतर और मिस्र के दरमियानी जो आर्ज़ी जंगबंदी का मुआहिदा है, वो नॉर्वे में उससे मुतल्लिक बातचीत की जा रही है। मगर सऊदी अरब, ईरान और चीन ने सह फ़रीकी इजलास में ये ज़ोर दिया है कि फ़लस्तीन का कोई भी मुआहिदा फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी से होना चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करते जी हमारे साथ साबिक सिफ़ारतकार और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इसराइली फ़ौज के हाथों यरगमालियों की हिलाकत के बाद इसराइली अवाम के शदीद दबाव के बायस नेतन्याहू घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं और हमास से मुज़ाकरात का उन्होंने ऐलान किया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत-ए-हाल को? नहीं, ठीक है, नेतन्याहू तो उसके लिए पहले से डिमांड जारी है कि रिज़ाइन कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। घुटने टेकने वाली बात अभी दूर-दूर से महसूस हो रही है, लेकिन नेतन्याहू की बात नहीं है। ये पूरे के पूरे एक आइडियोलॉजी की बात है। ठीक है, 3 इज़राइली कैप्टिव्स जो हैं या रखवाली, वो उन्होंने सफ़ेद झंडा उठाया और उनको मार दिया गया, तो उसका दबाव सोसाइटी में अपनी जगह पर है। अगर दबाव से ही काम हो जाता तो हुँ। दुनिया पूरी में दबाव चल रहा है। पूरी दुनिया में लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वो बर्तानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, हर जगह आ रहे हैं जी। और 73वां दिन है। 73वां दिन और इसमें ये दबाव ही दबाव चला आ रहा है, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो खदशा ये है कि जिस तरह कश्मीर में हम दिन गिनते-गिनते अब साल गिनना शुरू कर दिए हैं हमने, इसी तरीके से ग़ज़ा में भी अब दिन गिनते-गिनते हफ्ते और महीने गिनना शुरू कर डॉक्टर दिए जमील साहब, जाएँगे, आपको जैसा क्या कि लगता है कि अभी नॉर्वे में जो कोशिशें की जा रही हैं, वो फ्रूटफुल साबित होंगी? कोई मुआहिदा हो सकता है जंगबंदी का? अ, अगर हुआ तो 2-4 दिन का शायद हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं महसूस होता और उसकी वजह बता देता हूँ आपको। हुँ। 3 वजूहात नेतन्याहू गवर्नमेंट ने कहा है कि पहली वजह तो ये है कि अगर कंडीशन उनकी ये होगी कि तमाम के तमाम कैप्टिव्स को जी, रिहा रिहा कर किया जाए। दिया जाए, बिल्कुल। ये बगैर बताए हुए कि वो उसके एवज़ नंबर टू नंबर करेंगे या एक के बदले में 10 जिस तरह पहले किया था, या सारे के सारे। हमास की डिमांड ये है कि आपने जिन लोगों को अपनी तादाद पूरी करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए 12 साल से लेके 75 साल तक आपने गिरफ्तारी की है, उन सारों को रहा करें, इस पे राज़ी नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये, नेतन्याहू ने एक बिल्कुल इंदिया दे दिया है
कि गज़ा पर अब सिक्योरिटी इज़राइल की होगी। शायद इस हम्म। बात पर राज़ी हो जाए कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी कायम करके, ज़ाहिर है पीछे इज़राइल ही होगा उसके। और आखिरी बात जो कि नहीं मानेगी हमास, और मानने वाली बात भी हमास के लिए नहीं है, कि वो तो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी की, और वो है कि हमास को नेस्तनाबूद करना है। तो ये 3 कंडीशंस वो लगा रहे हैं कि हमास को बिल्कुल यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंकना है। ये कंडीशंस इतनी ऐसी है नेतन्याहू गवर्नमेंट की तरफ से और उसकी तरफ से, कि इसका मानना बहुत मुश्किल है। जैसे पहले की तरह 4-5 दिन का जो ट्रूस हो गया, जी। शायद वो हो जाए। ये मौत का रक़्स महसूस होता है कि जारी रहेगा। और आपको वैसे मैं याद डॉक्टर जमील साहब, दिलाना अब तक चलूँ की जो कि सारी इसी तरह सूरत की हाल है, हमने देखा है कि इसराइल के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनके पास कमाल किस्म की इंटेलिजेंस है, लेकिन इसके बावजूद हमास की जो रेजिस्टेंस है वो अपनी जगह पर जूं की तूं कायम है। तो क्या लगता है कि ये तवक्को की जा रही थी कि हमास इस तरह से रेजिस्ट कर पाएगा और मेंटेन कर पाएगा अपनी पावर को इसराइल के सामने? दुनिया दुनिया ताज्जुब में मुब्तला है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चंद 100 पर मुहीत गिरोह या ग्रुप, जिसके पास ना जहाज है, ना टैंक है, हुँ। ना पानी के जहाज हैं, ना कोई और हथियार साजो सामान ऐसा सोफिस्टिकेटेड है, और वो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया है। हुँ। जिसकी वजह से अमेरिका में एक सर्वे आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कल शाया हुआ है। वहाँ के नौजवान कहते हैं कि, और हमास की उन्होंने इसकी पजीराई इस लिहाज से की है कि हमास को ये एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए जो खड़ा है अपनी मज़ाहमत के सिलसिले में। और इसी तरीके से कुरान हकीम के नुस्खे बहुत ज़्यादा तादाद में बिकना शुरू हो गए हैं। लोग तजस्सुस में मुब्तला हैं यूरोप में और बाकी जगहों पर जो गैर मुस्लिम हैं, कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमास अब तक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हुँ। उसने वो मिसाइल काम की है कि दुनिया में आज तक उसकी तारीख नहीं मिलती कि इस तरीके से। पाकिस्तान ने भी ये किया था में, जब 65 की जंग थी, कि लोगों ने सीने पर बम रखा और उसके टैंकों के नीचे लेट गए थे, इंडियन टैंकों के, वरना वो लाहौर तक पहुंच जाते। तो ये मिसालें बहुत कम मिलती हैं, और आजकल हमास ने बहुत ज्यादा ये जी, मिसाल बिल्कुल। पेश अच्छा, कर दी डॉक्टर है। साहब ये भी तो बताइएगा कि मग़रिब की हिमायत भी कहीं न कहीं अब खो रहा है इसराइल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कनाडा, ये न्यूज़ीलैंड और इन समेत कई और दीगर ममालिक हैं जो कि अब सीज़ फायर को बैक कर रहे हैं। हाँ, उसकी वजह ये, वो तो बैक कर रहे हैं अभी, पहले नहीं कर रहे थे, हुँ। ख़ास तौर पे बर्तानिया। अब जी, जी। देखेंगे इस हफ़्ते एक सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन आ रहा है जंगबंदी के लिए। अगर बर्तानिया ने उसमें एब्सेंट नहीं किया और अमेरिका ने इस पे वीटो नहीं किया, तब बात बनेगी ना। देखें, हुँ। 3 रेज़ोल्यूशन जो जंगबंदी की थी वो तो वीटो कर दिया अमेरिका ने, और बर्तानिया उसमें एब्सेंट हो गया। अगर वो अमेरिका नहीं करता, बर्तानिया कर देता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कुछ दिखावा कुछ और है, और वहाँ जब जहाँ इसका फैसला होना है वहाँ कुछ और बात है। देखिए, एक चीज़ बड़ी वज़ाहत के साथ समझ समझ लेनी चाहिए कि ये गेम बहुत बड़ी है। 1911 में एक कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, इज़राइल कैबिनेट, और उस वक़्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शवरान। उन्होंने उनके सामने कैबिनेट में उनके वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका का प्रेशर आ रहा है कोई बात किसी बात के लिए। तो उनका जवाब क्या था, ये सुन लीजिए, और ये इससे पहले कहीं गुफ्तगू हुई नहीं है, कि सही। उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट यूएस प्रेशर ऑन इज़राइल, ज्यूइश पीपल कंट्रोल यूएस एंड इज़राइल। ये उनके रेडियो पे रिपोर्ट हो चुकी है, हुँ। मतलब ये कोई हवा में बात नहीं है, कि वो कंट्रोल करते हैं और आप उसकी फ़िक्र ना करें। और उसका मैंने शायद आपके ही चैनल पे बयान किया था कि ज्यूइश लॉबी वहाँ कितनी मज़बूत है। वहाँ के एक साबिक सदर ने भी, जिमी कार्टर ने भी ये बात कही थी, जो मैं आपसे अभी कर रहा हूँ अभी। सही। तो लिहाज़ा ये 9/11 के बाद जिस तरीके से 45 लाख, 3,000 के एवज़ 45 लाख जो है वो मौत की नींद सो गए, खालिक हकीको को जा मिले। तो अब भी आप देख रहे हैं कि 9,000 से ज़्यादा एक 11 मील के टुकड़े में इतने ज़्यादा इन्होंने शहीद कर दिए लोग, हुँ। जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। और अब भी बिल्डोज़रों से चला के ज़िंदा लोगों को अंदर दफ़न कर दिया। ये कल परसों की बात है ये। जी, तो बिल्कुल। इस लिहाज ताहाल से इज़राइली जो बर्बरियत है वो जारी है। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि जल्द अज़ जल्द सीज़ फायर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान और जो अपनी माहिराना राय है वो हमारे सामने रखी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूवर्स। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि शहर बानो अभी तक कहाँ है, उन्होंने क्यों अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुझे ब्रेक में खबर मिली है वैसे कि शहर बानो एक पर्सनैलिटी, एक सेलिब्रिटी हैं जिनके पास गई हैं और उनसे गपशप उन्होंने लगाई है। तो आइए देखते हैं ज़रा शहर बानो इस वक्त क्या कर रही है। थैंक यू सो मच अजीम। मैं तो इस वक्त एंजॉय कर रही हूँ और मैं एक बड़ी अहम शख्सियत की ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ। और वैसे कहा भी जाता है कि उनको सुरों के बेताज बादशाह उनके घर में हूँ और हर तरफ सुर बिखरे हुए हैं। बाप की बात की जाए तो वो बहुत सुरीले हैं और बेटे की बात की जाए तो वो इस वक्त इंटरनेट पे छाए हुए हैं और बेहतरीन गाने गाते हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं जो उनकी वजह शोहरत, जो सबका फेवरेट सॉन्ग है, मैं चाहूँगी कि उसी से आपको ज़रा थोड़ा पहचान करवाऊँ ताकि आप खुद गेस करें मेरे साथ कौन है। वो जहाँ भी मिल जाए उसनू सजा देवा, जिवे तू भुलाया है मैं भी भुला देवा। एको जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शहज दम कर दे। एको जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शहज दम कर दे। मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। वाह, तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली अमार बेग साहब। वैसे तो मैं इनकी ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। कैसे आप? Thank you so much for coming. Feels really good. अच्छा, तो इतनी खूबसूरत पंजाबी, फिर एकदम अंग्रेज़ों वाला एक्सेंट, अंग्रेज़ी और उर्दू भी अच्छी बोल लेते हैं आप। क्या बात है, कैसे कर लेते हैं? वर्सटिलिटी होनी चाहिए। मैंने यही सीखा है अपने डैड से भी और मेरे जो जितने भी पीयर्स हैं, सीनियर्स से, कि अगर आप कोई भी काम करो तो उसमें यू हैव टू बी परफेक्ट। तो इंग्लिश में बिकॉज आई ग्रू अप इन द यूएस, तो वहाँ पे डायलेक्ट मैंने अच्छा पिक कर लिया और मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत पसंद है। आई लिसन टू ऑल टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। और जब आप पंजाबी की तरफ आते तो आपको पता है इतनी खूबसूरत और हमारे दिलों में बसती है। अच्छा, ये तो हम सबको पता है अमार कि आपके वालिद साहब वारिस बेग साहब मतलब बहुत बड़े सिंगर हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, उनको अवार्ड्स भी बड़े मिले हैं। और लेकिन आप, ठीक है, बचपन से आपको सिंगिंग तो आपने अपने घर में देखी, ये कैसे सोचा कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चलूँगा? मेरे में शेरबानो आई हैड इट इन मी बचपन से ही। ओके। तो 3 साल का था, कोई आई थिंक इट वाज कोई फैमिली फंक्शन था, तो मैंने जिद कर ली कि मैंने गाना है। अच्छा, मैंने गाना है 3 साल के? बिल्कुल। आई इवन हैव पिक्चर्स ऑफ दैट, आई विल शेयर विद यू गाइस। तो वो उस वक्त मेरे डैड का गाना कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, बिल्कुल वो पीक पे था। कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। तो आई जस्ट ग्रैब्ड द माइक एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग एग्जैक्टली जिस तरह मेरे डैड। आपकी आवाज़ भी बहुत मिल रही है अपने डैड से। हाँ जी। तो वो लोगों ने देखा कि यार ये तो बच्चा गा रहा है। फिर मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया कि इसके अंदर वो है, मैंने कहा ये तो छा जाएगा। वो तो अभी अल्लाह करम कर रहा है, बट उस वक्त नहीं पता था किसी को कि लेके चलूँगा। तो फिर उसके बाद वो मेरी डेवलप होना शुरू हो गई स्किल्स। मैंने फिर गिटार सीखना शुरू किया अपने डैड से। आई वाज लाइक 3 and a half, आई पिक्ड अप द गिटार। उस वक्त बच्चों को गाड़ियों का और डिंकीज का अच्छा, यूएस में मौजूद थे, आपने जैसे बताया कि आपने स्टडीज अपनी यूएस में की हैं, तो वहाँ पर ये सिंगिंग कैसे आपने कंटिन्यू की? मैं वहाँ पे जब हाई स्कूल में था तो आई जॉइंड माय क्वायर, हाई स्कूल क्वायर। ओके। तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे मुझे कभी नहीं भूल सकते। सिंगिंग करते थे आप? बिल्कुल। मैं उनका नाम था मिस्टर वीबर्ग। तो उन्होंने मुझे 3rd रो में खड़ा किया। उनको नहीं पता था कि मेरी एबिलिटीज़ क्या है। ओके। तो जब हम गा रहे थे तो मैं उनको शायद अच्छा लगा मेरी सिंगिंग, उन्होंने मुझे फर्स्ट रो में खड़ा किया। तो फिर आई बिकेम पार्ट ऑफ माय हाई स्कूल क्वायर। वाओ। तो जितने भी वहाँ पे शोज होते थे मैं उनमें सबसे आगे होता। मतलब बचपन से आपके अंदर ये था बात। हाँ जी। आवाज़ तो आपकी प्यारी थी अपने अब्बा की वजह से, माशाल्लाह। जी थैंक यू। वो इनहेरिटेड। अच्छा, आप लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं वालिद साहब की। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने कहा हो कि
मतलब तुम अपने वालिद से अच्छा नहीं गा रहे या तुम अपने वालिद से अच्छा कैसे गाओगे, क्योंकि आपके वालिद का एक नाम है बिल्कुल। और बड़ा आप पे ये चैलेंजिंग है आपके It's a लिए कि pressure. उसको लेकर चलना। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बहुत एडवोकेट करता हूँ कि अगर कोई स्टार किड है तो उसके लिए जर्नी इजी नहीं होती, ओके जस्ट बिकॉज उसके डैड या मम्मी स्टार मुश्किल। है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन लोग समझते हैं कि बड़ी आसान है। नो 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 नो, बिकॉज एक ऑलरेडी सेट हो गया हुआ बार, तो आपने या उसको मैच करना है या या उससे उसको ऊपर जाना एक्सीड करना है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं उसको किसी भी तरीके से अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसको एक्सीड करूँ। मैंने एक प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, सर ज़ियाउल हक हैं, उनसे मैंने सीखा, गुलाम अली खान साहब से, वेरी नाइस। और अल्लाह जन्नत नसीब करे हुसैन बख्श गुलू साहब, उनकी भी लेटली डेथ हुई। आई वाज रियली सैड। मैंने उनसे सेशंस लिए, तो आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव बीन सराउंडेड बाय मास्टर्स। और ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज ऑफ माय डैड आई वाज एबल टू मीट दीज पीपल जिनको मैं बचपन में सुनता था। मैं ख्वाहिश करता था कभी उनको मिल सकूँगा, तो उनकी गज़लें सुननी। सो आई थिंक वो उस सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प किया मुझे। अच्छा, अब फ्यूचर में कोई हम आपके कोई गाने आते हुए देख रहे हैं, कोई एल्बम आप लॉन्च करने जा रहे हैं? Absolutely, I'm already working on an album. My journey has initially started really well. अब ये रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी हम चाहने सब वाले हैं, इंतजार करेंगे आपके इंशाल्लाह। गानों का, तो फिर हम आप सुनना चाहेंगे आपसे दोबारा कोई गाना। Definitely. I'm telling वो अपने फ्यूचर के बारे में बता रहा था मैं I'm doing different collaborations और मैं Afrobeat के अंदर वाह, डिफरेंट जॉनर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आई होप पीपल आर गोना लाइक दैट साइड ऑफ मी एज वेल। क्या बात है। Yeah. तो फिर हम सुनना चाहेंगे कुछ आपसे। ज़रूर। मैं कोई नया मैं गाना, आपको बहुत तंग करूंगी, कोई बात कि नहीं, गाने सुनाए। इस तरह का तंग मुझे आप कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग इस बात से अनॉय भी हो जाते हैं, क्या बार बार एंकर यही कह रहे हैं, होस्ट यही कहते हैं गाने सुनाओ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा मुझसे 10 गाने सुन लो, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, जो एक्चुअल सिंगर होता है वो तो गाएगा ही। वाह 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 वाह, क्या बात। I'll sing you a song. हम बेसिकली इसी बहाने आए हैं कि हम आपसे गाने सुने। Definitely. I'll sing you a song. It's called Don't Go Away. मेरा ओरिजिनल ही है। Don't Go Away. हाँ, वाह। ये भी जोगिया से पहले रिलीज किया था। So I hope you guys like it. यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे छाने लगा, हर पल कहे don't go away, yeah. आ पास आ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। वाह, मतलब क्या बात है। Thank you. आ गए आप। Thank you so much. अभी मुझे ना क्लासिकल भी सुनना है आपसे, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट में बताया कि बड़े बड़े वो उस्ताद और आप उनका बार बार नाम भी ले रहे हैं उस्ताद, और वो सारे जो उस्ताद हैं मैं सुनना चाहूंगी कि आपने उनसे सीखा है। क्लासिकल भी आप इतना अच्छा गा लेंगे। Ni sa sa ni sa sa ni sa sa ni sa re ni sa re da ni re sa ni sa sa ni sa sa ni re re ni sa sa da ni ma pa da ni sa ma pa da ni sa ma pa da ni sa। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो बिली है। वाह, क्या बात थैंक है, यू, क्या बात। थैंक यू। मतलब आपकी आवाज़ इतनी मीठी कैसे? रियाज कितनी देर करते हैं आप? रियाज मैं करता हूँ, आई वोंट लाई, पहले सिंगर्स बहुत कहते थे हम सुबह उठते हैं, हम 4 बजे 5 बजे उठ के रियाज करते हैं। आई डोंट नो, आई थिंक
जब भी आपका गला रेडी हो या तर हो, आपको तब करना चाहिए। सो 2 से 2.5 घंटे आई पर्सनली फील डेली करते हैं आप? इज इनफ। हाँ जी। क्या बात है जी। अच्छा जी, अमार से तो हमने बहुत गाने सुन लिए और बड़ा मज़ा आ रहा है चिट चैट करने का, साहब ज़्यादा कमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना अब इनके वालिद साहब जिनकी दुनिया पूरी फ़ैन है, हम सब उनके फ़ैन हैं, तो उनसे भी मुलाकात की जाए और आपसे भी मुलाकात करवाई जाए। तो ब्रेक के बाद हम उनसे मुलाकात करेंगे, फिर उनसे चिट चैट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी दोनों मिलकर कोई गाना सुनाएं। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपने कहीं जाना है। वेलकम बैक। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई और हमारे साथ आ चुके हैं इस वक्त दी वन एंड ओनली वारिस बेग साहब। वेलकम करते हैं आपको सर, कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाई हमारे बहुत घर शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। में। आप आगे थी, वक्त देना पड़ना था मुझे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह से अबार बेग साहब छा गए हैं और आवाज़ उनकी इतनी खूबसूरत है और आपकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। अब मैं समझता हूँ जी, मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है और मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि आपका दूसरा मेरा बेटा है तो वो क्यों नहीं गाता, तो मैंने उनको ये कहा था कि ये बॉर्न आर्टिस्ट है और ये कभी अगर ये इतना अच्छा ना गाता होता तो मैं इसको कभी भी इंट्रोड्यूस ना कराता, क्योंकि मैं ये नहीं कभी सुन सकता था कि नहीं बाप बहुत अच्छा है जी, ये इतना बस ठीक नहीं है। अब अल्लाह का ये शुक्र है कि लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या अच्छे बुरे से आगे निकल गया बहुत। बिग साहब, आपकी बात की जाए अगर, तो आप का अगर बैकग्राउंड देखें तो आप किसी क्लासिकल या किसी भी सिंगिंग के घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, आपने भी खुद को बनाया, सेल्फ मेड थे आप, अपने टैलेंट की बुनियाद पर आप आगे आए। तो ये कितना मुश्किल होता है कि आप अपने टैलेंट पर आगे आएँ और आपके जो बेटे हैं माशाल्लाह से, आपको लगता है कि ये आपके लेवल पर पूरा उतर रहे हैं? नहीं, मेरे लेवल से बहुत आगे निकल गया। क्या बात है। और दूसरा ये है कि अब इसको, जैसे आज हम बैठे थे अपना नाश्ते की टेबल पे, इसको इंडिया से भी अब कॉल्स आ रही हैं कि इंडिया से अप्रिसिएशन मिल रही है इसको, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। तो देखें, ये जो है ना आर्ट है या सुर है, ये 2 और 2 4 तो है नहीं है, इस पे आप लोगों को इम्पोज नहीं कर सकते, इसको ज़रूर सुनना है, इसको पसंद नापसंद लोगों की है, इसमें मेरा कोई नहीं कि वारिस बेग का बेटा तुझे अच्छा ही होगा। ठीक। पसंद नापसंद तो लोग करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है इसको लोगों ने पसंद किया और आज आपके सामने ये बैठा है, बल्कि बहुत ज़्यादा इसके इंटरव्यू हो रहे हैं आजकल। इसका गाना जो जोगिया है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़बरदस्त। उसकी तारीफ़, मतलब पाकिस्तान में फास्टेस्ट जो मिलियन किया 9 घंटे में जोगिया ने किया और आज तक किसी नए आर्टिस्ट का इतना स्पीड से नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसकी अपनी लक है, अपनी मेहनत है जो रंग लेके आई है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, नेशनल सिंगर का भी आपको अवार्ड मिला है, और जब आपको ये अवार्ड मिला था तो आपने सोचा था कभी, जब आपने स्टार्ट लिया, कि मुझे अवार्ड मिलेगा और मैं इतना कामयाब होऊंगा और मैं लोगों के दिलों में छा जाऊंगा और वारिस बेग जो है दुनिया जानेगी उसको? टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बात बताऊँ आपको, मैं जब कुछ भी नहीं था, तो जब मैं कॉलेज में आई यूज्ड टू सिंग, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जब गाता था, तो उस दौर के सिंगर थे काफ़ी, मैं आई वोंट नेम देम, तो मैं कहता था मैं इनसे बहुत अच्छा गाता हूँ। अच्छा। जब मैं आऊँगा तो फिर मैं इनसे बहुत आगे निकल जाऊँगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस समझ लें या आप समझ लें कि मेरा बिलीव था कि मैं इनसे बेटर गा सकता हूँ। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया, क्योंकि जैसा आप सोचते हो अल्लाह, अगर आप वैसा करते हैं तो इसका मतलब अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मेरा एक ही गाना आया तो फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मैं वारिस बेग वायरस बन के छा गया। वाह, जबरदस्त टैगलाइन है, वारिस बेग वायरस बन के छा गया। हम आप दोनों से कुछ सुनना चाहेंगे क्योंकि दुनिया वारिस बेग साहब की बहुत फैन है और जितनी न्यू जनरेशन है वो आपकी बहुत फैन है। हम मैं करूँगा, मार सुनाएंगे आपको। डन डन डन। हे हे ला रा 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 रा, हे हे ला रा 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 रा। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चुमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में,
उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। ओ तेरे मेरे सांसों की गर्मी मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह, मतलब मैं क्या कहूँ, छा गए आप। मतलब सीरियसली इतनी प्यारी आवाज़। वो कहते हैं ना उस्ताद उस्ताद ही होता है, यानी आपका जो सुर जब आपने स्टार्ट किया है वहीं पे मैं गए, कमाल कर गए आप। बहुत शुक्रिया आपका, शानदार। बहुत और आप शुक्रिया। भी माशाल्लाह, क्या बात है। ये बहुत मुश्किल गाना है खूबसूरत आवाज़ से आपका एक्चुअली। नाम इसमें जब आप सुर में और इसको जब आप उस लहर में फील में गाते हैं तो इसको वो फील हम फील कर रहे थे। वो कहते हैं ना सुनने वाला अगर फील करे तो गाने वाला जो है ना उसका काम जो है वो परफेक्ट होता है। तो हम फील कर रहे थे, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि आंखें बंद करूं और ये बंद मत हो, ये गाना चलता रहे और 1 घंटा सुनती रहूं मैं। बहुत अल्लाह पाक ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। बड़े बहुत कम लोग शुक्रिया, बहुत हैं शुक्रिया। जो इतनी खूबसूरत इतनी मीठी आवाज़ से गाते हैं। गाते तो बहुत से लोग हैं लेकिन सुरीली आवाज़ से गाना। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए आपका सोल भी गुड होना चाहिए। हमारे का सोल बहुत अच्छा है और मुझे भी ये है, आप प्योर होंगे ना इसलिए आपको असर करता है। अच्छा बेग साहब, आपका गाना था 1997 में, आप यार दिल में जगह, उसको बड़ी शोहरत की बुलंदियां मिली, लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसके पीछे क्या स्टोरी थी? कोई स्टोरी नहीं थी कि मैं वो एक्चुअली गाने मेरे लिए बने नहीं थे। वो गाने जो उस वक्त के सिंगर थे प्लेबैक कर रहे थे, रफ़ी साहब थे और अरशद महमूद थे और एक और थे हमारे तहसीन जवेद साहब। वो उनके लिए बने हुए थे गाने। वो तहसीन जवेद साहब वहाँ पे अमेरिका में कहीं नहीं आ सके, उनका कुछ शो था, तो उन्होंने कहा जी आपसे ये गाना हम गवा देते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक गाना गाने गया था और आप वहाँ पे जाके तो उसके बाद मैं 4 गाने गा के आ गया। क्या बात और आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी। तो वो मैं तो कॉलेज से गया था वहाँ पे, तो बॉबी साहब ने मुझे पहली बार देखा और मैंने भी ऐसे देखा उनको। ऑब्वियसली आप कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा सा यंग जब बंदा होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जीन शीन मैंने पहनी ना, मैं पान का था ना, तो कहते हैं आप गाएंगे? मैं कहा हाँ जी मैं गाऊंगा। तो बस वो फिर एक गाना गाया तो फिर उन्होंने कहा आप तो अब सारे गाने गाएंगे हमारे। अच्छा बेग साहब, जाते जाते कोई पैगाम जो आप देना चाहें यंगस्टर्स को? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या और अब मैं हमेशा, अब तो अमार भी ऐसा कहता है कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और मैं नहीं समझता जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है उसको दुनिया इज़्ज़त ना दे। वो अल्लाह की नज़र में भी अच्छा होता है, दुनिया की नज़र में भी अच्छा होगा। वाह वाह वाह। तो उनकी बात माने, आपको कभी आपकी ज़िंदगी में हार नहीं आएगी। ये मेरा पैगाम बच्चों को है। जितने भी बच्चे आजकल फ़ोन्स में लगे रहते हैं या कोई ध्यान नहीं देते, माँ बाप को वक्त नहीं देते, इनकी प्रेजेंस का इतना एहसास होता है, जब चले जाते हैं ज़्यादा एहसास होता है। तो जब पास है उनके साथ मोहब्बत करें, प्यार करें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम दे दिया आपने। मेरी आंखों में आंसू आने वाले हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं। अपने बच्चों से प्यार करें, अपने वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों से प्यार करें और बच्चे भी अपने वालिदैन से प्यार करें। तो जाते जाते एक और गाना अगर आप सुना दे तो हमार। श्योर। अभी जिस गाने की बात हो रही थी डैड की, जी, वही कोशिश करता हूँ गाने की। प्यार दिल में जगा, वाह, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। क्या
बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, welcome. सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आई एम श्योर आप सबको भी हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो व्यूवर्स, सियासी मैदान में खासी गहमा गहमी है, इंतखाबात की आमद है। इसी हवाले से आपको पॉलिटिकली अपडेट रखने के लिए सुनो पाकिस्तान में एक खुसूसी और अहम तरीन सेगमेंट का आगाज़ किया जा रहा है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आप देख सकेंगे फेस टू फेस में सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन अदनान आदिल साहब और अनीक नाजी साहब, जिनकी महाराना राय हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अब वक्त हो चुका है वाकई में फेस टू फेस होने का। ओवर टू यू अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। आप लोग देख रहे हैं खसूसी सेगमेंट सियासत पर फेस टू फेस। मेरे साथ हैं मोहतरम अनीक नाजी साहब, जो अपनी सियासी राय से हमें आगाह करेंगे। हम दोनों सियासी मौज़ूआत पर डिस्कस किया करेंगे। आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, 50 दिन रह गए हैं और कल PTI ने एक वर्चुअल जलसा भी कर दिया, इंतखाबी जलसा, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई 20-22 लाख लोगों ने देखा। गो के इंटरनेट की स्पीड स्लो थी। नाजी साहब, आपको लग रहा है कि इंतखाब का माहौल बन गया? इंतखाब का जी जो माहौल, जिस चीज़ को हम कहते हैं वो गहमा गहमी या वो रौनक या वो आप कहिए, उसके लिए जो ज़रूरी होता है, ज़ाहिर है कि वो पहले ये कि शेड्यूल आ जाए जी। अच्छा, जब तक शेड्यूल नहीं आता तो आपके इल्म में है कि वो ये जो जिस चीज़ को हम गहमा गहमी कहते हैं, वो गहमा गहमी जलसों की सूरत में हो, कैंपेन की सूरत में हो, वो पोस्टर्स की सूरत में हो, वो कॉर्नर मीटिंग्स की सूरत में हो, वो जुलूस की सूरत में हो, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। मरकज़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो है पैसा। यानी ये कि वो पैसा जब खर्च होने लगता है तो फिर वो एक्टिविटी वजूद में आती है जिसको मैं और आप गहमा गहमी कहते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन शेड्यूल ही अगर नहीं है तो वो जिसने सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी है वो पैसा यानी दबा के रखेगा। यानी अगर उसको- इन्वेस्टर होता है, पैसा इन्वेस्टर लगाता है, ना, बाद में पैसा बनाता ये है। कारोबार सरमायादाराना एक निज़ाम है। निज़ाम। तो उस निज़ाम में जब इलेक्शन होगा तो वो पैसा खर्च होगा। अब वो पैसा जब खर्च होगा तो वो जल्द से फिर वो चीज़ें, अच्छा ये जो आप कहिए कि इसका जो उरूज है, अगर आप देखिए तो वो पोलिंग डे से कोई 20 दिन पहले या 25 दिन पहले, 20 दिन पहले वो अपने अरूज पर ये जाती हैं, ये इंतखाबी तैयारियां। तो वो अब चूंकि शेड्यूल आ चुका है और अब एक चीज़ तय हो गई है फाइनली, और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम अभी तक ये तहरीक पाकिस्तान के ज़माने से जो कॉन्फ्लिक्ट है दो नुक्ता नज़र का, वो आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। ये जो इलेक्शन का ना होना मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल के दरमियान हुई, उसमें जो ज़ेर बहस आया है लाहौर हाई कोर्ट जैसा एक इदारा, बड़ा इदारा, और उस इदारे के जज के बारे में ये सवाल उठ गया कि ये मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ, और वो जिसने पिटीशन दायर की है वहाँ पे तौहीन अदालत की, यानी खुद अदालत ने एक दूसरी सीनियर तरीन अदालत को ये याद दिलाया है कि बाकी पाकिस्तान को आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ये पंजाब से बाहर जुरिस्डिक्शन का सवाल पैदा हो गया। ये कानून का वो तालिब इल्म जो अभी पहले साल में पढ़ रहा है, ये उसके इल्म में भी है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन यहाँ तक नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ऐसे मुल्कों में मतलब अब फिर उसके बाद नतीजा ये कि वो इंतशार इससे जन्म एक ले चुका था, वो गहमा गहमी जिसकी मैं उससे वापस आ रहा हूँ कि जब ये तय नहीं हो रहा और लाहौर हाई कोर्ट से यानी इस तरह के इशारे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आके उसे क्लियर कर रहा है, लेकिन अब तो क्लियर हो गया, फाइनली क्लियर हुआ है। हाँ। लेकिन ये आपसे मैं गुजारिश करूं कि ये वही एक नुक्ता नज़र है जो इंतशार पे यकीन रखता है, जो गैर यकीनी पे यकीन रखता है, यानी एक कन्फ्यूजन, एक इंतशार। और सबसे बड़ी इसमें जो आप कहिए कि अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि चूंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ उस तरह से नहीं, चूंकि मैं और आप आज़ाद हैं यानी हर बात कहने के लिए, मैं और आप आज़ाद हैं अपने किसी भी वहम को खबर देने के लिए, अपने किसी भी ख्वाहिश को खबर देने के लिए और फिर उस पर तबसरा करने के लिए, और हमें को पूछने वाला ही सिरे से नहीं है, तो फिर वहाँ ये यानी। अच्छा, अब ये देखिए कि शेड्यूल आ गया, कल से कागजात नामजदगी हासिल होंगे और 22 दिसंबर तक वो जमा भी करा देंगे कैंडिडेट्स। लेकिन क्या बात, ये कोई जलसे जुलूस
नज़र नहीं आए। अभी मैंने आपसे तक मियाँ गुजारिश- नवाज शरीफ साहब आए, एक जलसा लाहौर में किया जिसमें पूरे पाकिस्तान से उनके वर्कर्स ने आके शिरकत भी की, लेकिन उसके बाद वो जोड़ तोड़ में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि जैसे कि इलेक्शन जो हैं वो इलेक्टेबल्स का ही खेल होंगे, क्योंकि बहुत से इलेक्टेबल्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। एक हामिद सईद काज़मी साहब मुल्तान से बड़े लीडर हैं, वो पीटीआई छोड़कर और उसमें पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं पहले लोग। तो ये इलेक्टेबल्स पे ही जोर है इस वक्त, नून लीग का भी और पीटीआई का भी। क्या आपको लगता है कि नून लीग इस मरतबा आवाम की बजाय इलेक्टेबल्स पे ज़्यादा इन्हसार कर रही है? मैं हैरान हुआ, आपने कहा कि पीटीआई का भी जोर इलेक्टेबल्स पे है। नहीं, पीटीआई का नहीं, अच्छा पीटीआई से लोग छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अच्छा, जा रहे हैं। उधर उनका जोर। पीटीआई के लोग तो जलसा भी नहीं कर वो तो सकते, वो तो वर्चुअल ढूंढना पड़ रहा है कि है वर्चुअल कौन। जलसा किया, उस पर इंटरनेट की स्पीड डाउन कर दी गई, मगर फिर भी उनके 14 लाख लोगों ने यूट्यूब पे उनका वर्चुअल जलसा देखा। क्या ये वर्चुअल जलसा जो है डिजिटल कैंपेन ये चलाएगी नून लीग इस समय? देखिए, बात ये है कि ये कहना कि 14 लाख उसमें थे या 2 लाख थे या कितने थे, ये भी बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अब यहाँ पे भी अब आपको पता है कि फ्रॉड एक्सपोज हो चुके हुए। वर्चुअल जलसा एक बिल्कुल जज्बाती सी हकीकत है, नई चीज है ना, इसलिए अभी जरा वर्चुअल रियलिटी कहा ही उसको जाता है जो रियलिटी ना हो। वर्चुअल स्टूडियो एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि वर्चुअल स्टूडियो है या ये फिजिकल स्टूडियो है। अब कंप्यूटर के जरिए background वर्चुअल रियलिटी इज एन अल्टरनेटिव रियलिटी। अल्टरनेटिव रियलिटी जो है वो डिजिटल स्क्रीन पर क्रिएट की जाती है। ये जो फिल्म बनती है ये उस फिल्म का एक दूसरा वर्जन है। जी जी। सो यही पीटीआई के आप देखते हैं कि वहाँ पे जो पूरा एक शऊर है, नुक्ता नज़र है, उसमें आपको फिल्म नज़र आती है, ड्रामा नज़र आता है, वहाँ पे आपको ख्वाहिशात नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको फिक्शन नज़र आता है। इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि फिक्शन अच्छा, अब फिक्शन का मसला ये है कि वो फिक्शन अच्छा तो बड़ा लगता है। मतलब ये है कि फिक्शन, अब किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो सुपरमैन बने? तो नून लीग ये किसकी fiction ख्वाहिश क्यों नहीं नहीं होगी कि create कर रही? मतलब है कि एक मसीहा उतरे आसमानों लीग से कर उड़ता लेना हुआ, ये लेकिन fiction मामला ये है कि वो होता नहीं है। नून लीग भी तो करे, अब डिजिटल दौर है। नहीं, नून लीग तो वर्चुअल रियलिटी का बिल्कुल अपोजिट है ना। अच्छा, नून लीग में तो आपको, यानी नून लीग पे आप सारे इल्जाम लगा सकते हैं, ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि उनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी मुतहर्रिक है, या ये कि उन्होंने अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट करने में बहुत कमाल कर दिया या वो है। मॉडर्निटी से या अपने ये आप कि वो- को दूर रखे हुए हैं, अभी जमाने पे की पेस वो- के साथ नहीं चल रहे। नहीं, अब ये दो अलग मौज़ूआत हो गए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो वर्चुअल रियलिटी पर बिलीव करना, अल्टरनेटिव रियलिटी पर बिलीव करना, एक फिक्शन पर बिलीव करना, ये पीटीआई का एक कल्चर भी है, उनकी बुनियाद भी है, और वही हमें नजर। अच्छा, नून लीग का मामला ये है कि वहाँ पे उनकी जो आप कहिए कि यानी दूरी है डिजिटल रियलिटी से, या यूथ जो आप तक पहुँचने, पैगाम पहुँचाने की जो दूरी है, वो उनकी कमज़ोरी है। ये उनकी कमज़ोरी है। मैं आपको यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ कि विवेक स्वामारामी अभी अमेरिका में जो रिपब्लिकन के, आप आजकल वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उसके सदारती उम्मीदवार के लिए, तो वो टिकटॉक जैसे ऐप पर आ गया। यानी टिकटॉक जो कि अमेरिकन कांग्रेस में एक, आप कहिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बता रहे हैं। चाइना की ऐप है और वो कहते हैं कि कौमी सलामती के लिए खतरा है। हाँ जी, यानी ये टिकटॉक हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा है। और जिस चीज को वो सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं, ये आखिरी चीज होती है। जाहिर है, जिस चीज को वो सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं, विवेक उस टिकटॉक पे अपना अकाउंट बना के खड़ा है, और वो मजे की बात है कि वो कह रहा है कि मैं यूथ तक पहुंचना चाहता हूं, मैं इन इल्जामात की परवाह नहीं करता, और मुझे यूथ तक बात करनी है, बेशक मैं चाइनीज ऐप पे खड़ा हूं। और वो कहता है कि ये जितने बाकी जो उम्मीदवार हैं आएंगे ये भी टिकटॉक पे, मैंने पहल की है सिर्फ। सो ये होती है अपने ही लोगों तक पहुंचने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको वाया चीन भी आना पड़ रहा है टिकटॉक, तो आप आ रहे हैं, तो आप आ रहे हैं एक अमेरिका में होते हुए आ रहे हैं। तो वहां से हमारे हर सियासतदान को और कुछ नहीं तो ये सीखना चाहिए। हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो ने मिसाल के तौर पे वो लबो लहजा इख्तियार किया जो विवेक ने अमेरिका में इख्तियार किया। भाई ये उसकी लाइन है कि ये जो वो कहता है कि वी, मतलब वो 35-36 का है, तो वो कहता है कि यूथ, और मैं तो वो यूथ से ये कहता है कि ये जो बाबे बैठे हुए हैं, ये जो जनरेशन है, वो कहता है कि ये जो अपने हमारे बेटे ये जंगों में भेज रहे हैं, they will not be here after 10 years to face the consequences। तो मैं और आप भी बाबे ही हो। नहीं, मैं और आप तो ऑफकोर्स बाबे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो ये कहता है, वो ये कह रहा है, नौजवानों को क्या रहा है, गौर कीजिए।
वो ये कहता है कि ये जो बाबे हैं दे आर मेकिंग द डिसीजंस बिकॉज दे विल नॉट बी हियर आफ्टर 10 years टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यही बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं। वहां पे वो उसने कहा ना, यहाँ तो फिर इन्होंने बाद में कहा, ये तो अच्छा, कॉपी करने वाले ये हैं कॉपी ना। कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि ये 10 साल बाद ये बाबों ने मर जाना है, हाँ तो ये तुम जो ये बाबों को वोट दे रहे हो ये नहीं होंगे ये नताइज देखने के लिए, वो तुमने भुगतना है और मैंने भुगतना है। अच्छा। ये लबो लहजा पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, बाबे ही नहीं होते, बाबियां भी होती हैं। वो जाहिर है जी, अब वो वो जरा- हमारे इलेक्शन के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि जो हमारे वोटर्स हैं 12 करोड़ 80 लाख, बहुत ज़्यादा वोटर हैं, इनमें से 6 करोड़ 92 लाख तो मर्द और 5 करोड़ 93 लाख खवातीन, उनमें बाबियाँ भी। तो लेकिन ये क्या लगता है आपको, 99 लाख औरतें कम वोटर हैं क्या? आबादी में तो इतनी कम नहीं है वो। जी, आबादी में ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा हैं, और ये जो ज़ाहिर है कि हमारा बहुत अफसोसनाक मामला वही है, ट्रेडिशनल माइंडसेट जिसमें औरतों को ज़ाहिर है कि दबा के रखा गया है, और उस वजह से वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा अनीक, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे लोग औरतों को बराबर के इंसानी हकूक़ देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कबायली फ्यूडल माशरा है और वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको वो वोट डालने भी नहीं देते बाज़ जगह तो। हालांकि लॉ बन गया है कि अगर वोटों की एक ख़ास परसेंटेज औरतों की ना हो तो वो इलेक्शन ही मुस्तरद हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। तो अब मजबूरन वो डालने के लिए इजाज़त दे देते हैं महदूद पैमाने पे, मगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं करा रहे औरतों को। और ख़ास तौर से जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, फ्यूडल डोमिनेटेड, ट्राइबल डोमिनेटेड, और वहाँ से अजीब व गरीब खबरें आती हैं कि वो किसी ने उनकी फेक भी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी तो घर वालों ने उनको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। जैसे कोहिस्तान में ऐसे केसेस हुए, हमने देखा। देखिए जी, जिस मुल्क के सेनेट में, यानी आप यकीन करें कि आप ये किसी को बताएं दुनिया में तो वो कहेगा कि आप संजीदा हैं या आप मजाक, मतलब किसी को ये कहा जाए कि हमारे सेनेट में ये बहस होती है कि औरतों को मारना जो है गैरत के नाम पे, ये हमारा कल्चर है। इस तरफ जो है ना बलोच, यानी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप ये कि दुनिया में किसी से कहिए तो वो हैरान ही होगा ना कि हाँ, ये- इंसान की जान लेना, वो कुरान मजीद तो कहता है जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत को। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ पे भी हम जिस चीज़ को इलेक्शन कहते हैं जो आने वाला है, जी ये इलेक्शन भी बुनियादी तौर पे अगर आप गौर कीजिए तो ये असल में अरबपतियों का एक स्पोर्ट्स है। अच्छा, यानी इसमें यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना कि एक मजदूर का नुमाइंदा एक सरमायादार है, एक किसान का नुमाइंदा जागी, यानी जो अब्यूज़र है, जो ऑप्रेसर है, वो उसी तबके का नुमाइंदा बन के खड़ा है जिसको वो मार के आ रहा है। अच्छा, इसमें ये मैं इसको ठीक है, जितना जो मैसर है दाल साग तो हमें इसी के लिए फिलहाल सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमें याद एक दूसरे को दिलाते रहना चाहिए कि असल में जमहूरियत, ये जो हो रहा है अरबपतियों का खेल, ये एक पहला कदम हो सकता है, आधा अधूरा कदम हो सकता है। इसका ताल्लुक जब तक हम लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस पर नहीं हाँ, आएंगे, पावर डिसेंट्रलाइज होनी। लोकल गवर्नमेंट है जो मेरी और आपकी हुकूमत आप तो होगी, जो वहाँ- गली मोहल्ले की हुकूमत। ये जो औरतों के कत्ल होने की बात और ये वोटर्स की मैं तरफ आ रहा हूँ, ये जो खवातीन की तादाद कम आपने बताई है 90 लाख, जी जी, नहीं 99 लाख। 99 लाख, हाँ, ये जो मसाइल हैं, ये जो अभी आपने जिक्र किया कि किसी औरत की वीडियो बन जाती है उसे कत्ल किया जाता है, ये जो मसाइल हैं, हाँ, इन मसाइल का हल ना तो मरकजी हुकूमत के पास है ना होगा, ना किसी सूबाई हुकूमत के पास है ना होगा। हाँ, ये जो मसाइल है डिटेल्स वाले, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, जो जड़ों को मजबूत वो तो करती हमारी है, वो सियासी ग्राउंड बनाती है। सियासी पार्टियां बर्दाश्त ही नहीं करती, इलेक्शन ही नहीं कराती, ये बार काम बार है। कानून बदल देती हैं ताकि इलेक्शन ना हो सके। ये है वो जिस पर मुझे और आपको लड़ना है। यही मेरा और आपका काम शुरू होता है कि हम सियासी जमातों को सपोर्ट करते हुए उनको ये याद दिलाना मत भूलें। मगर वो बड़े थिक स्किन्ड हैं, आप उन्हें जो मर्जी कह लें उनके ऊपर। हालात का जबर होता है जी, ये मजबूर करता वो है। कहते हैं ना पंजाबी में, 2 पहियां 2 विसरियां है, असर ही नहीं लेते, जो मर्जी कहते रहो। नहीं, असर लेते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पीपल्स पार्टी आज वो नहीं है जो जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई थी। मैं सोशलिज्म के हवाले से बात कर रहा हूं। हाँ, तो अगर उसके बाद बेनजीर भुट्टो नहीं आते, साथ ही अपनी वो पॉलिसीज को तब्दील कर दिया। आप चीन जैसे सख्त गिर आमरीत को देखिए जी जी, कि वहां भी जो कल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वो ढंग ने आके वो जो कम्युनिज्म का जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी हकूक मलकियत, हाँ हाँ, उसी को तब्दील करना पड़ा ना उन्हें। नहीं हमारे लोग तो जो अगर है ना- तारीख का हालात का जबर चीन जैसी आमरीत से बुनियादी तब्दीलियां करवा सकता है कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में,
तो हमारी सियासी जमातों की तो हैसियत ही कुछ और नहीं बहुत हद है तक ये तो बेचारे मेरा ख्याल है हमारे वोटर्स के हाथ में भी है। एक जो 6.25 करोड़ वोटर्स हैं वो हैं जो 18 से 35 साल की उम्र के हैं। वो जो नौजवान वोटर हैं वो क्या फैसला करेंगे, अब तकदीर मुल्क की जो है उनके हाथ में है। और अगर कोई सियासी पार्टी अगले 8 फरवरी के इलेक्शन में कामयाब होना चाहती है तो उसे इस 6.25 करोड़ वोटर को, जो कि यंग वोटर है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, जो डायनामिक ज़्यादा है, जो सर्दी में सुबह सुबह उठ के पोलिंग स्टेशन भी खुद पहुंच सकता है, बाबों को तो ले जाना पड़ेगा ना, और उन्हें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। जो नौजवान हैं उनके अंदर ज़्यादा तवानाई है, ज़्यादा जोश जज्बा है, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनको जो पार्टी अपील करेगी मेरा ख्याल है वो ज़्यादा फैसला कुन रोल अदा करेंगे। और जैसे बातें आप कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल हो, लोगों के नुमाइंदे काम अपना आगे बढ़ाएं और हमारी जो ख़वातीन हैं उनका रोल बढ़ जाए। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब नौजवान वोटर पूरे जोश और जज्बे से वोट डालने जाएं। लोग 60-70% वोट कास्ट होता है इंडिया में, हमारे यहाँ 40-45 होता है। तो ये जो टर्न आउट है ये भी बहुत अहम होगा अगले। जी बिल्कुल, यकीनन अहम होगा। और मैं आपको ये भी गुजारिश करता चलूँ कि जो दो हमारी रवायती या मरकज़ी सियासी जमातें जो तारीख़ में खड़ी हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो, अगर ये कहा जाए कि वो ऑन प्रिंसिपल वो लोकल गवर्नमेंट के हक़ में नहीं हैं या वो इंसानों को उस तरह के हकूक़ देने के हक़ में नहीं हैं, तो ये हमारी गलतफ़हमी है। आपको कोई भी सियासी जमात, इसको अगर हम सेल्फिश इंटरेस्ट की तरफ भी ले जाएं तो उनकी ख्वाहिश यकीनन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दें, इसलिए कि उनको वोट मिले। बिल्कुल, ये बड़ी आप जो हम यानी आज ऐसा नहीं है कि वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं हमने हक नहीं देना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस बातचीत को हम कल फिर आगे और बढ़ाते हैं। हमारा टाइम बड़ा मुख्तसर था, अभी तो हमने शुरू ही किया था कि वो लगता है पीछे से आवाज़ आ रही है कि बस अब टाइम ख़त्म हो गया। तो नाजरीन, आज का जो हमारा सेगमेंट है वो हम इसी गुफ्तगू पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अब बात करते हैं जी मुल्क में बढ़ती हुई आलूदगी की। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आलूदगी के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश बरसाई है और ये काम मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से मुकम्मल किया गया। मसनूई बारिश के नतीजे में लाहौर के 10 इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। स्मॉग की वजह से इस वक्त सांस लेना मुश्किल हुआ है और लोगों में आँख, गले और सांस की बीमारियाँ शिद्दत अख्तियार करती जा रही हैं। इन बीमारियों से बचाव कैसे मुमकिन है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ज़िया साहब, डॉक्टर राशिद ज़िया साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, ये स्मॉग से मुतल्लिक ही हम बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग फ्लू, खांसी और गले में जो पेन है उसका शिकार हैं। तो ये वायरल चीज़ है, इससे कैसे निपटा जाए? ये 3-4 चीज़ें एट अ टाइम हो रही हैं। इस वक्त पोल्यूशन की वजह से स्मॉग ये ऊपर के तय से टेम्परेचर डाउन हो रहा है। जब भी मौसम चेंज होगा आपकी मुदाफ़त थोड़ी रीएडजस्ट हो रही होती, लिटिल वीक होती। तो आपने खाने पीने में, पहनने में, रहने में, अपने कमरे में, हर चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना। डॉक्टर साहब, अभी मैं आजकल देख रहा हूँ और काफ़ी लोग मेरे इर्द गिर्द भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं। एक अजीब से किस्म का फीवर हो रहा है, मतलब गला जो है, गले में दर्द हो रही है और उसके बाद प्रॉपर शिवरिंग वाला फीवर हो रहा है लोगों को अचानक से, और उसके बाद काफ और फिर फ्लू है। तो ये क्या ये स्मोक की वजह से कोई वायरस है जिसकी वजह से है, और क्या जब बारिशें प्रॉपर होंगी तो उसके बाद ये खुद ब खुद चला जाएगा? ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। फीवर जिसको भी हो रहा है उसको वायरल। सही। पोल्यूशन के होते हुए वायरल अटैक्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। हमने अनड्यू पोल्यूशन को एक्सपोज नहीं होना। आप देखें कल संडे था जी जी, कल का इंडेक्स और अभी सुबह का जो आ रहा है गूगल पे सही है, डबल है इस ट्रैफिक की वजह से। कि हमें निप द इविल इन द बड करना ही पड़ना। वी मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, लेकिन ज़रूरी है कि एमिशन को रोका जाए। इसका मतलब कि व्हीकल्स इन द सिटी, ना कि पॉपुलेशन का फ्लड है हमारी सोसाइटी में, अर्बनाइजेशन हो रही है, देहात से लोग हम धड़ा आ रहे हैं। बिल्कुल, हम देहातों को फोकस करें ताकि देहात से लोग देहातों की तरफ हम शिफ्ट हों, हम फार्म हाउसेस की तरफ जाएं। हाँ जी। हम लाहौर को और लेटरल बड़ा ना करें, वरना ये प्रॉब्लम ख़त्म होते तो मेरे ख्याल में सदी लग जाएगी। जिस स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं
अब देखें आज की डेट में ट्रूली स्पीकिंग अगर हम इतने ही अच्छा काम कर रहे हैं तो हम खड़े कहाँ पे? हर चीज़ में रोल नंबर 1 आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे ये टॉपिक तो बड़ा वास्ट है, इसके ऊपर तो और भी तो कई पहलू निकल आते हैं जहाँ पे हम गुफ्तगू को असल लेके जा टॉपिक सकते हैं। ये है कि ये जो फीवर जब भी है जी जी बिल्कुल। ये वायरल है। इसके लिए जस्ट आप रेस्ट करें, दिन में 1 या 2 दफ़ा गर्म पानी से बाथ ज़रूर लें, अपनी स्लीप को ज़बरदस्त रखें, स्माइल को ज़बरदस्त रखें, सही। थोड़े से हेल्दी हों तो प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। खाने पीने में सिंपलिसिटी ही आंसर है। हर वो चीज़ जो आपके गले को, हर बंदे का अल्लाह मियां ने केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, जो चीज़ अच्छी लगती है लें, सिंपल मोस्ट लें, लेकिन प्लीज़ वार्म लें। और स्मोक से बचने के लिए मास्क सही है, मास्क हेल्प आउट करता है। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप मास्क लें, मास्क अच्छे वाला लें, उसको डेली चेंज ज़रूर कर दें, किसी का यूज़ किया हुआ बिल्कुल ना करें, हैंड वॉश बार बार करें, पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, वार्म ड्रिंक्स ज़्यादा लेंगे, आपकी इंटीरियर इनसाइड द बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश होगी। और जब ऑफिस पहुँचें तो ज़रूर हैंड वॉश करें, और नोज़ और गले को जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, इट्स अ प्योरीफायर नोज़, उसको अच्छे तरीके से पानी से इनहेल कर लें। वैसे डॉक्टर साहब, स्मोक में जब आपको इस तरह का कोई वायरल होता है किसी भी शख्स को, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है आपको लगता है कि जब किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेना चाहिए? उससे पहले तक तो ठीक है, जब आपको एक वायरल हुआ, फ्लू है, बुखार है, तो हम अमूमी तौर पे घर में कावा पी लेते हैं, पैनाडॉल खा लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जब आपको जो है फौरी तौर पर कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये जो OTC है, ओवर द काउंटर, ये तो पूरी दुनिया में राइज है कि सिंपल चीज़ें हैं। 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको फीवर चाह रहा है तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को ज़रूर मिलें। 3 दिन से ज़्यादा? 3 दिन से ज़्यादा, और पहली दफ़ा ही फीवर हुआ और 104 क्रॉस कर रहा है, 102, 103 पे जा रहा है, तो प्लीज़ आप फौरी तौर पे मिलें, स्पेशली इन एक्सट्रीम ऑफ एजेस। छोटे बच्चों में और एडल्ट्स में बिल्कुल रिस्क ना लें। बिल्कुल। ऑलरेडी बंदे को इन्फेक्शंस हैं, नोज़ और गला बंद रहता है, छोटे बच्चों में रिजर्व नहीं होती। ऐसे ना हो कि बच्चे को सीरियस कर लें, या वो बिल्कुल नढाल हो जाए, एग्जॉस्ट कर जाए, देन यू शुड रीच टू द इमरजेंसीज। फिर मिसहैप होते हैं, फिर वो ट्रस्ट। और अगर डॉक्टर साहब बुखार उतर रहा है और फिर से हो रहा है, मतलब आपको फीवर हुआ, एक दिन ठीक रहा है, अगले दिन फिर आपको फीवर हो गया, इस तरह से अगर सिचुएशन है, तब भी फौरी तौर पर कंसल्ट? माइल्ड फीवर में, 100 से कम फीवर में आम तौर पे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। बेशक ये 2-3 दिन रहेगा, हफ्ता भी रह जाए, 100 से कम है, 99 है, या फील हो रहा है फीवर है लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा, बिल्कुल, इट मीन्स ये वायरल है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर बोन पेन हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, और आप लगते हैं इट्स आउट ऑफ प्रपोर्शन, के ऐसा तो मुझे कभी फ्लू नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं किया मैंने ऐसे। उसमें डेफिनेटली ये सीरियस इन्फ्लुएंजा है। 2 मुख्तलिफ चीज़ें, इनको हम थोड़ा सेपरेट कर दें। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एक हल्का सा जुकाम जिसमें छींकें आई, खांसी हुई, 2-3 दिन में खुद ही वो चली गई। सही। वो कहते हैं ट्रीटमेंट ले लें फिर भी ठीक है, ना ले लें फिर भी ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट सिंपल मोस्ट वही है कि प्रोटीन डाइट, एग, फिश ले सकें, जो वार्म चीज़ें हैं। चीज़ जो आप वो इन्फ्लुएंजा बता रहे हैं, उस कंडीशन में आपको उसका वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। दोनों चीज़ों में आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी। लेकिन अगर आपको फीवर है, बोन पेन है, चलना फिरना मुश्किल है, तो अब आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को, ENT कंसल्टेंट को ज़रूर मिलें। उससे आप बहुत टाइमली उसको निप द इविल इन द बड ख़त्म कर सकेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद साहब, आपने वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं इस वक्त, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो चूँकि वबाई अमराज बढ़ जाते हैं मौसम में तब्दीली की वजह से भी, स्मोक की वजह से, तो वायरल ज़्यादा है, एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और वही बात है जी कि अगर नॉर्मल फ्लू है, खांसी है, ज़ुकाम है और बुखार है, तो घर में ही इलाज करें, एहतियात करें, बाकी लोगों से भी परहेज़ करें। और अगर स्वेयर हो रही है वो कंडीशन, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू व्यूअर्स। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे फेवरेट सेगमेंट हमारी जान है पाकिस्तान का। और इस हवाले से हम आपको ये बताएं कि सकाफ़त किसी भी माशरे के लिए रूह की हैसियत रखती है। अखलाकी और माशरती रसूम, इल्म, फ़नून, अक़ायद और अफ़कार के मजमूए को ही सकाफ़त कहा जाता है। तो पाकिस्तान की सकाफ़त मुख्तलिफ़ रंगों का मजमुआ है, आला खूबियों, ज़िंदगी से भरपूर और कौमी इत्तेहाद और अमांगी की बुनियाद और पहचान है।
और वैसे हम ये कहते हैं कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसपे ना आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी रहता है। इससे पहले सिंधी कल्चरल डे सेलिब्रेट किया गया था लाहौर में, हमने उसे कवर किया था, उसकी रिपोर्ट हमने अपने लाइव इस प्रोग्राम में दिखाई थी। और उसमें मुझे याद है कि मैं और मेरी को होस्ट शहर बानो, हम जब वो रिपोर्ट देख रहे थे तो हम वो रक्स जो सिंधी रक्स है वो परफॉर्म भी करना चाहते थे, थोड़ा बहुत हमने करके भी दिखाया था। और हमने ये भी जिक्र किया था कि काश सिंधी अजरक होती तो मज़ा आ जाता। लेकिन वो सिलसिला अभी सिंधी कल्चरल डे की मुनासिबत से वो अभी भी जारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी सिंधी एक्टिविस्ट और इंडस एसोसिएशन लाहौर के रुकन हैं अनवर अजीज़ चांडियो साहब, आज खसूसी तौर पर सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अनवर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और सिंधी कल्चरल डे को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और अब तक जारी है, ज़रा जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा। कल्चर तो आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का बुनियादी हिस्सा है। वो किसी न किसी सूरत में मुरव्वज होता है और हम उसको यानी कि अपनाते रहते हैं। मगर उसको सेलिब्रेट करने का सिलसिला गुज़श्ता 2 दहाइयों से सिंध में शुरू हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध असेंबली से एक करारदाद पास की कि हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते के पहले इतवार को सिंधी कल्चरल डे के साथ मंसूब किया जाएगा। उसके बाद पूरी सिंध में कल्चरल डे हुआ, फिर ये पूरे पाकिस्तान के शहरों में हुआ, अब तो आलमी सतह पर दुनिया के हर लाहौर में एंजॉय किया आपने? लाहौर तो वैसे ही दिलदादा शहर है। यहाँ पर हम इसको कैपिटल ऑफ कल्चर कहते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान मगर बर्रे सगीर में अगर देखा जाए तो लाहौर ही वो मरकज था। साहब, आप मेरे लिए अजरक नहीं लेके आए लास्ट टाइम, तो सर रिक्वेस्ट की थी हमने। सर रिक्वेस्ट क्या, आपने ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे ये बड़ी एक शानदार अच्छी चीज़ लगी जब आपकी और आपके को होस्ट ने एक सिंधी नगमे पर जो खुद गाना शुरू किया। तो उसी वक्त मैंने आपकी टीम से यानी कि आपके प्रोड्यूसर साहब से रब्ता किया। मैंने कहा हम अजरक भी ले आएंगे और डांस भी आपके साथ करेंगे। अजरक किधर है सर? ये आपके लिए अजरक लाए हैं। ये अजरक की एक खास खूबी ये है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हर मौके पर पहना जाता है। बच्चा पैदा हो तो उसके सरान अजरक रखा जाता है, उसकी शादी हो तो अजरक दिया जाता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, जब कोई बंदा मर जाए तो उसके ऊपर भी अजरक डाली जाती है। सिंधी सकाफत, सिंधी कल्चर की इतनी बड़ी शनाख्त है ये अजरक। बिल्कुल ऐसा ही है। आई फील ऑनर्ड कि आप मेरे लिए लेके आए और आपने इतने प्यार से मुझे तोहफा दिया। तो आज के लिए हमें दें इजाजत, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।